हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स पेपर को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हमने आपके लिए एक नई इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की जो न्यूज़ है उसको करंट अफेयर्स हैं उसको MCQs के द्वारा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली के हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं आज के MCQs से। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि रिलेटेड है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से इंडेक्स को निकालती है। तो अगर मैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करूं, जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, जो टर्की है वो 37th रैंक पर आया है और पहली बार इंडिया और जो टर्की है वो टॉप 40 की लिस्ट में एंटर किए हैं। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर वियतनाम को ओवरकम किया है और 12th कंसेक्यूटिव ईयर तक यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो हमेशा से टॉप इनोवेटर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के बारे में। तो रिसेंटली यूनेस्को न्यूज़ में था और उन्होंने यहाँ पे 50 ऐसे टेक्सटाइल को इनलिस्ट किया था, जो कि हमारी कंट्री के अंदर धीरे धीरे जिनकी जो पब्लिसिटी है वो कम होती जा रही है। इवन हिमाचल के अंदर जो चंबा रुमाल है वो भी इस टेक्सटाइल्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को एक लिस्ट निकालता है, जो कि है आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर हमारे इंडिया से 14 साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी से ही रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो अगर मैं कुटियाट्टम के बारे में बात करूँ, इसको 2008 के अंदर इंक्लूड किया गया था। जो संकीर्तन है उसको 2013 के अंदर इंक्लूड किया गया था, जो कि मणिपुर का एक सॉन्ग और चैंटिंग है भगवान को मनाने के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो जो राजस्थान के यहाँ पे ब्रास यूटेंसिल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको 2014 के अंदर इंक्लूड किया गया था। अगर मैं दुर्गा पूजा के बारे में बात करूं, यहाँ पे आपको 13 प्रोवाइडेड हैं। इसके अलावा 2021 के अंदर दुर्गा पूजा को भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो टोटल आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर से टोटल ऐसी 14 चीज़ें हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड है। अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट के फॉर्मूला के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर ट्रेड गैप को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को इंक्लूड किया जाता है और इसके अलावा नेट पेमेंट ट्रांसफर्स जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इन सबको ऐड किया जाता है। अगर मैं ट्रेड गैप के बारे में बात करूं तो इसके अंदर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि deficit implies that the country is importing more goods and services than it is exporting। तो of course अगर यहाँ पे जो import कर रहे सामान अगर increase हो जाता है तो उसकी वजह से जो current account deficit है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया कि trades of goods and services होती हैं, net earnings on overseas investment हो जाती है और net transfers जो है वो आपके current account deficit के फॉर्मूला के अंदर कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका स्मॉल सेविंग स्कीम से रिलेटेड है। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर 12 ऐसी स्कीमें हैं जिनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना होगी आपकी, है ना। ऐसे 12 योजनाएं हैं, ऐसी 12 स्कीम्स हैं। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ही आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेट्स आर रिव्यूड पीरियोडिकली बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैनल बनाया गया था 2010 के अंदर, जिसको हम श्यामला गोपीनाथ पैनल के नाम से जानते हैं।
इस पैनल ने भी यही सजेस्ट किया था कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उसको मार्केट के साथ लिंक किया जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन आती जाएगी और अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रखा जाएगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आने की वजह से एक तरह से जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो यहाँ पे कस्टमर्स को नहीं मिल पाएगा। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 से रिलेटेड है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड या फिर सिंगल वुमेन के लिए भी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको 24 वीक्स तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि जो जेस्टेशनल लिमिट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की वो 20 वीक्स से 24 वीक्स तक कर दी गई थी। तो आपका जब MTP एक्ट 2021 आया था तो उस टाइम पे जो MTP है दैट मीन्स जो एबॉर्शन है उसको टर्मिनेट कर सकते थे 20 वीक्स तक, लेकिन इसको इस एक्ट के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया 24 वीक तक। इसके अलावा इस MTP एक्ट के अंदर ये भी बताया गया कि अगर कोई भी फीमेल 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना चाहती हैं तो उनको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई भी फीमेल 24 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करना चाहती हैं तो यहाँ पे उनको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनकी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसके अंदर 24 वीक्स से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है तो यहाँ पर एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा और ये जो बोर्ड है वो बताएगा कि इस जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं। और इसकी भी जो लिमिट है वो सिर्फ 3 दिन की दी गई, तो 3 वीक्स की यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। इसके अलावा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो सिंगल वुमेन है और जो अनमैरिड वुमेन है उनके लिए भी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको 24 वीक्स तक एक्सटेंड किया जाता है। तो आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड GDP डिफ्लेटर के रिगार्डिंग है। तो अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है आपकी दैट इज मॉस्पी मिनिस्ट्री। मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो इस इंडेक्स को निकालते हैं जिसका कि जो बेस ईयर है वो 2011 and 12 लिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो कि एक कंज्यूमर के डेली नीड के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं GDP डिफ्लेटर के बारे में बात करूं जिसका कि फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इनटू 100, तो इस तरीके से हम इन्फ्लेशन जो है उसका इफेक्ट हमारी कंट्री की GDP के ऊपर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि GDP डिफ्लेटर इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री व्हाइल CPI डज नॉट। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो कि एक कंज्यूमर यूज करता है। लेकिन अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो इसके अंदर हमारी कंट्री में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी की सारी GDP डिफ्लेटर के अंदर काउंट करी जाती हैं। ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो ऐसी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं, तो कंज्यूमर यहाँ पर इसको एक तरह से परचेज नहीं करता है, वो सिर्फ एक जो कंपनीज वगैरह हैं वही परचेज करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि CPI इंक्लूड्स इम्पोर्टेड गुड्स वाइल GDP डिफ्लेटर डज नॉट, तो GDP डिफ्लेटर के अंदर नाम ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट मीन्स कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करी गई हैं, तो इसका मतलब जो कंट्री के बाहर से आने वाली चीज़ें हैं वो GDP डिफ्लेटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। हालांकि CPI के अंदर जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो CPI के अंदर जो गुड्स होते हैं उनको कांस्टेंट वेट असाइन होता है, लेकिन GDP डिफ्लेटर के अंदर क्योंकि हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन की कितनी प्रोडक्शन है यहाँ पे हर एक चीज़ को डिफरेंट जो वेट्स हैं वो असाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि है आपका बिड रिगिंग से रिलेटेड। अगर मैं इस प्रोसेस के बारे में बात करूं तो जब भी कोई बोली लगती है, बिडिंग होती है,
है, तो उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर खुद के साथ ही एक प्लॉटिंग कर लें या फिर कॉन्स्पिरेसी कर लें या फिर खुद के साथ ही सलाह करके उस बिडिंग प्रोसेस की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको डिक्रीज कर दें, तो इस प्रोसेस को हम बिड रिगिंग के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स इट इज लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग ड्यू टू कोल्यूजन अमंग द बिडर्स। कोल्यूजन का सिंपल सा मतलब होता है कि कॉन्स्पिरेसी की वजह से यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ सलाह करके उस बिडिंग की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको डिक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका नाटो से रिलेटेड है। अब जो आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा न्यूज़ में रहती है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो यहाँ पे यूक्रेन हमेशा नाटो को ज्वाइन करने की बात करते रहते हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, लेकिन ये क्राको ट्रीटी के द्वारा नहीं बना था, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ऐसे तो आपका आंसर यहाँ से ही निकल जाएगा, पर एक बार फिर भी हम बाकी की स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो सिंस इट्स फाउंडिंग द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट्स इंक्रीज द अलायंस फ्रॉम ओरिजिनल, तो जब से नाटो बना है तब से सिर्फ 12 कंट्रीज थी और अभी तक नाटो के अंदर 30 कंट्रीज हो चुकी हैं। और लास्ट कंट्री कौन सी थी ज्वाइन करने वाली? दैट इज़ न्यू मैसिडोनिया, जो कि आपकी 2020 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है वहाँ पे एक तरह से ये एक सिक्योरिटी अलायंस आपको देखने को मिलता है, और अगर एक किसी भी कंट्री के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि नाटो के अंदर कोई भी कंट्री के ऊपर अगर वॉर होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ पे सारी की सारी जो कंट्रीज हैं जो कि नाटो के अंदर इंक्लूडेड हैं वो उनका साथ देंगी। तो इस तरीके से आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर रहेगा 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका टाइप्स ऑफ डाटा से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं आपका जो बिग डाटा, पर्सनल डाटा, ये सब चीज़ें न्यूज़ में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सनल डाटा के बारे में बात करूँ तो एक पर्टिकुलर पर्सन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी आप कह सकते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अगर मैं उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी, बैंक डिटेल्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं पर्सनल डाटा के अंदर कंसीडर करती हूँ। तो अगर मैं बिग डाटा के बारे में बात करूँ तो ये ऐसा डाटा है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा बिग डाटा को 5V से हम डिनोट करते हैं। 5V का मतलब होता है वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वैल्यू एंड वेरासिटी। दैट मीन्स इस बिग डाटा को हम 5V से डिफाइन करते हैं कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा है। देन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है, उसकी जो उसको प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके 5V के अंदर इंक्लूड होती है। इवन उस डाटा की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वेरासिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिग डाटा के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डाटा सोवरेनिटी के बारे में, तो अगर कोई भी डाटा एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उसी के अंदर कलेक्ट किया गया है या प्रोसेस किया गया है, तो उस कंट्री के पास राइट्स होते हैं तो कि उस डाटा के लिए वो लॉज या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है उन दोनों को इंटरचेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4th टाइगर रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि हमारी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व्स थे, जैसे कि आपका पीलीभीत हो गया, दुधवा हो गया और अमनगढ़ हो गया। और इसके अलावा जो 4th टाइगर रिजर्व यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी न्यूज़ में थी, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक क्वेश्चन के बारे में समझ में आया होगा, उसके कंसेप्ट के बारे में अच्छे से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।